काली बहू की सास बनी सौतन। मैंने नहीं सोचा था कि मुझे इतनी जल्दी जाना पड़ेगा, लेकिन प्रमोद जी, मैं आपसे बस इतना ही चाहती हूँ कि आप मेरे बेटे का अच्छे से ख्याल रखिएगा। अरे पार्वती, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें कुछ नहीं होगा, डॉक्टर बस आते ही होंगे। जाने से पहले मैं एक आखिरी बार आपको और विपिन को गले से लगाना चाहती हूँ। पार्वती के कहने पर प्रमोद और विपिन उसे गले लगा लेते हैं, जिसके बाद पार्वती अपना दम तोड़ देती है और बेचारा विपिन और उसका पिता प्रमोद अकेले पड़ जाते हैं। प्रमोद अपने बलबूते पर विपिन को पालता पोसता है और बड़ा कर देता है, लेकिन जैसे ही विपिन बड़ा हो जाता है वह अपनी पढ़ाई और अपने करियर में ध्यान देने लगता है, जिससे प्रमोद अकेला पड़ जाता है। उसे एक साथी की जरूरत पड़ने लगती है। पत्नी को गए हुए कितने साल हो गए, लेकिन उसकी कमी आज तक मुझे महसूस होती है। काश मेरी जिंदगी में भी कोई होता जिसे मैं अपना दुख दर्द बांट सकता। तभी प्रमोद के दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। दरअसल मैं पड़ोस में रहने आई हूँ और मेरे घर में चीनी खत्म हो गई है। अगर आपके घर में थोड़ी चीनी है तो मुझे दे दीजिए। प्रमोद अमृता का चेहरा देखता ही रह जाता है, क्योंकि अमृता उसे बहुत सुंदर लगती है। अमृता भी यंग थी और वो भी प्रमोद को देखती रह जाती है। चीनी के बहाने से उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और उस दिन के बाद से वह एक दूसरे से छुप छुप कर मिलने लगते हैं। देखो, मैं और छुप छुप कर नहीं मिलना चाहता। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? आपने तो मेरे मुंह की ही बात छीन ली। मैं भी आपसे शादी करना चाहती हूँ। प्रमोद अमृता से शादी करके उसे अपने घर ले आता है, जिसके बाद विपिन प्रमोद से पूछता है, पिताजी, ये औरत कौन है जिसने अपने गले में मंगलसूत्र और वरमाला पहनी हुई है? आज से बेटा ये तुम्हारी माँ है। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अगर आप मुझे पहले बता देते तो शायद अच्छा होता। अरे बेटा, मैं तुम्हें बता नहीं पाया, मेरे पास इतना समय नहीं था। विपिन अपने पिता की बात को समझ जाता है, जिसके बाद वह अपनी सौतेली माँ के पैर छूने लगता है। तभी अमृता उसे ऊपर उठाते हुए कहती है, अरे ये ओल्ड फैशन वाली चीजें मेरे साथ मत करो। मैं यंग हूँ, इसलिए तुम मेरे गले लग सकते हो। अमृता ऐसा कहकर विपिन को जोर से गले लगा लेती है, जो विपिन को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वह अपनी सौतेली माँ से कुछ नहीं कहता। ऐसे ही शादी के बाद अमृता की नजर हमेशा विपिन के ऊपर रहती है, क्योंकि विपिन उसे मन ही मन अच्छा लगने लगता है। ये पराठा लो ना विपिन, तुम तो कुछ खाते ही नहीं हो, ये लो अच्छे से खाओ। देखा बेटा, तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हारा कितना ख्याल रखती है। अरे मैं ख्याल नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? मैं सोच रहा था कि अब मेरा बेटा बड़ा हो गया है तो मैं उसकी शादी करवा देता हूँ। इस घर में एक बहू आ जाएगी। विपिन की शादी का नाम सुनते ही अमृता हैरान रह जाती है और प्रमोद से कहती है, अरे इतनी जल्दी क्या है बेचारे की शादी करने की? अभी तो इसे अपनी जिंदगी जीने देना चाहिए। वैसे मुझे आप दोनों को ही कुछ बताना था। मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और उससे शादी भी करना चाहता हूँ। ऐसा सुनते ही अमृता के मन में आग लग जाती है। वहीं प्रमोद बहुत खुश होता है, जिसके चलते वह विपिन से लड़की की फोटो देखने के लिए मांगता है। कुछ ही दिनों में प्रमोद अपने बेटे विपिन की शादी भी करवा देता है, लेकिन विपिन की शादी के बाद उसकी काली पत्नी देखकर अमृता अपने मन ही मन सोचती है, छी 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 छी, इतनी गंदी काली लड़की है। विपिन कैसे इतनी काली लड़की से प्यार कर सकता है? वैसे मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं विपिन को अपना करके ही रहूंगी। विपिन अपनी पत्नी शिवन्या को बहुत प्यार करता था। वह उसके अलावा किसी के बारे में सोचता भी नहीं था, लेकिन अमृता हमेशा उसके ऊपर डोरे डालती रहती थी। एक दिन विपिन छत पर एक्सरसाइज कर रहा होता है। अरे वाह, आज तो विपिन अकेले ही एक्सरसाइज कर रहा है। चलो उसके साथ एक्सरसाइज करके मैं भी थोड़ा मजा ले लेती हूँ। अमृता विपिन के साथ छत पर एक्सरसाइज करने लगती है, जिसके चलते वह जानबूझकर विपिन को छूने लगती है। क्या बॉडी है, विश्वास ही नहीं होता मुझे, तुम कितने हॉट हो। माँ, आपने कुछ कहा क्या मुझसे? ओहो, कितनी बार कहा है मुझे माँ कहकर मत बुलाया करो। मैं तुम्हारी ही उम्र की हूँ। लेकिन रिश्ते में तो आप मेरी माँ ही लगती हो ना? तो फिर ठीक है, हम इस रिश्ते को ही बदल देते हैं।
अमृता ऐसा कहकर विपिन की आंखों में देखने लगती है। विपिन ये सुनने के बाद कुछ कर ही नहीं पाता। तभी वहाँ पर शिवन्या आ जाती है और विपिन से कहती है, आप यहाँ पर हो, मैंने आपका नाश्ता लगा दिया है, चलो नाश्ता कर लो। शिवन्या के कहते ही विपिन वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद अमृता अपने मन ही मन कहती है, आ गई दाल में मकोड़ा बनकर। मेरी दाल पकने ही वाली थी कि इसने अपने मकोड़े जैसी नाक मेरी दाल में घुसा दी। ऐसा कहकर अमृता वहाँ से मुंह बनाकर चली जाती है। शिवन्या उसके जाने के बाद अपने आप से कहती है, जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से मुझे माँ जी के हाव भाव कुछ अच्छे नहीं लगते। मुझे इनके ऊपर नजर रखनी चाहिए, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। खाने की टेबल पर सभी लोग नाश्ता कर रहे होते हैं, लेकिन अमृता का सारा ध्यान विपिन के चेहरे की तरफ होता है और वह अपनी नजरें झुकाकर खाना खा रहा होता है। ये सब देखकर शिवन्या अमृता से कहती है, क्या हुआ माँ जी, आपको कुछ चाहिए? आप नाश्ता नहीं कर रही हो, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? अरे मेरी तबीयत को क्या होगा, मैं तो यंग हूँ, जवान हूँ। तबीयत तो तुम्हारे बाबूजी की खराब रहती है, उन पर ज्यादा ध्यान दो, बाकी सब तो मैं संभाल ही लूंगी। अमृता का कहा हुआ शिवन्या को बहुत अजीब लगता है, लेकिन वह सबके सामने उसे कुछ नहीं कहती, जिसके चलते कुछ दिन बीत जाते हैं और अमृता किसी भी तरह विपिन को अपने जाल में फंसा ही लेती है। एक दिन रात के समय वह शिवन्या के सोने के बाद अमृता विपिन के कमरे में जाती है और उसे चुपके से उठाती है। इसके बाद विपिन नींद से उठ जाता है और अमृता के साथ अपने घर की छत पर पहुंच जाता है। क्या बात है माँ, आपने इतनी रात को मुझे छत पर क्यों बुलाया है? कोई इमरजेंसी है क्या? इतनी बार मैंने कहा है कि मुझे माँ मत बुलाया करो, और मैं तुम्हारी माँ की उम्र की हूँ भी नहीं। देखो, मैं ये बात तुमसे कई दिनों से कहना चाहती थी, लेकिन फाइनली मैं तुमसे आज कह रही हूँ। हाँ हाँ कहिए, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। दरअसल बात यह है, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ और मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में लाना चाहती हूँ। और मैं जानती हूँ कि तुम भी अपनी काली पत्नी से दुखी हो, तुम उसके जैसी काली लड़की डिजर्व नहीं करते। किसने कहा आपको कि मैं शिवन्या से अच्छी लड़की डिजर्व करता हूँ? अरे शिवन्या मेरे लिए लाखों में एक है, मैं उसे प्यार करता हूँ और मैं उसे किसी भी हालत में धोखा नहीं दे सकता। ऐसा कहकर विपिन वहां से जा रहा होता है, लेकिन अमृता उसे पीछे से पकड़ लेती है। ये रात कितनी शांत है ना, ऐसी शांति भरी रात को तुम छोड़कर कैसे जा सकते हो? चलो इस शांति को खत्म करके थोड़ा शोर मचाते हैं। तभी विपिन पीछे मुड़कर अमृता को एक जोरदार तमाचा मारता है। अरे तुम कैसी औरत हो, पहले तुमने मेरे बाप से शादी की और अब तुम मेरे पीछे पड़ी हो। तभी वहां पर शिवन्या प्रमोद को लेकर आ जाती है। ये नजारा वे दोनों देख लेते हैं, जिसके चलते प्रमोद भी अमृता को एक जोरदार तमाचा मारते हुए कहता है, अरे तेरी जैसी नीच औरत मैंने आज तक नहीं देखी, तुम तो मेरा घर खराब करने आई हो। अरे तुम्हारा मुझसे पूरा नहीं पड़ा तो तुम्हें मेरे बेटे को अपने जाल में फंसाने को सोचा। माना कि तुम सौतेली माँ हो, लेकिन तुम्हें मैंने हमेशा अपनी असली सास का दर्जा दिया, लेकिन तुम तो मेरी सौतन बनने चली आई। अरे कम से कम मैंने जो दिया दर्जा उसका थोड़ा सा मान तो रख लेती, लेकिन तुमने जरा भी अपने औहदे के बारे में नहीं सोचा। आज के बाद तुम हमारे साथ कभी नहीं रहोगी, जाओ निकल जाओ इस घर से। प्रमोद अमृता को घर से निकाल देता है, जिसके बाद वह अपने दोनों बहू और बेटे के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। गोमती बहुत ही गरीब थी। बड़ी मुश्किल से उसने पाई पाई जोड़कर अपनी बेटी राधा की शादी बड़े घर में तय कर दी थी, मगर राधा की होने वाली सास कमला ने गोमती के सामने दान दहेज की बड़ी शर्त रख दी। देखो बहन जी, हरी मेरा इकलौता बेटा है। वैसे तो आपकी राधा रूप की धनी है, इसलिए आप बस 2 लाख रुपए नगद और सोने की चेन अंगूठी दे देना और बारातियों का अच्छे से स्वागत कर देना। फिक्र मत कीजिए समधन जी, सब कुछ आपके मन मुताबिक होगा। अच्छा, अब इजाजत दीजिए। कमला के जाते ही राधा आंसू भरी आंखों से अपनी गरीब विधवा माँ को देखकर बोली, माँ, दहेज के 2 लाख रुपए कहाँ से आएंगे? बाबा की जाने के बाद से हम दोनों की दिन रात गरीबी में कट रहे हैं। ऐसे में शादी का खर्चा कैसे पूरा होगा माँ? राधा, सब हो जाएगा, तू क्यों चिंता करती है बेटी? बस तेरी ये विधवा माँ नहीं चाहती कि जो गरीबी मैंने झेली वो तू भी झेले। बस मैं इतना चाहती हूँ कि तुझे अच्छा घर वर मिले, उसके लिए चाहे तेरी इस गरीब माँ को अपनी हड्डियां भी क्यों ना गलानी पड़े। राधा की शादी के लिए गोमती बड़ी मेहनत करती है, मगर ज्यादा पैसे इकट्ठे न होने पर वो मजबूर विधवा माँ जमुना दास को अपना खेत बेच देती है। तभी गोमती को जाते हुए देखकर जमुना दास कहता है,
गोमती बहन, अब तक तो तुम इस खेत में बैंगन बोकर और बेचकर अपना घर चला लेती थी, मगर इसके बाद आगे क्या करोगी? इसके आगे जो विधाता ने मुझे अभागन विधवा के भाग्य में लिखा होगा वही होगा जमुना दास जी। चलती हूँ। ढलते समय के साथ शादी की घड़ी भी आ गई और गरीब गोमती की बेटी कमला की बहू बन गई। राधा अपने ससुराल में ढल गई। राधा की जिंदगी अच्छी बीतने लगी। वहीं उसकी गरीब माँ के दिन रात रूखा सूखा खाकर बीत रहे थे। दिन बीतते गए। कुछ समय बाद राधा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया, जिसे देखकर उसकी सास कमला कुड़कुड़ाने लगी। लो, अब इस गरीब के साथ इसकी बेटी का भी बोझा ढोना पड़ेगा। अगर मुझे जरा भी भनक होती कि ये करमजली अपनी कोख से बेटी जनेगी तो मैं इसे जहर पिला देती। ऐसी निगोड़ी बहू मिली है, एक वारिस नहीं दे सकती। माँ, उस बेचारी को क्यों कोस रही हो? अरे वो इंसान है, कोई भगवान थोड़ी है कि जान लेगी कि उसकी कोख में क्या है। हाँ, बेटा या बेटी, ये तो सिर्फ भगवान को ही पता होता है। वारे मेरे लाल, तो आखिर तू भी जोरू का गुलाम बन ही गया। मगर तुझे हम लुगाइयों के झगड़े में कूदने की जरूरत नहीं। बैग उठा और दफ्तर जा। हरी गुस्से में घर से निकल गया, मगर पूरे रास्ते उसका मन कमला के कलेशबाजी में घुलता रहा, जिस कारण उसका ध्यान भटक गया और बड़ी दुर्घटना हो गई, जिसमें हरी की मौत हो गई। जिस कारण कमला ने क्रूरता से राधा पर पहले तो जुल्म ढाए और आखिर में उसे घसीटकर उसकी दूध मुही बच्ची के साथ घर से बाहर निकाल दिया। माँ जी रुक जाइए। माँ जी मुझे घर से मत निकालिए। मुझ पर नहीं तो मेरी बच्ची पर तरस खाइए। नाश पिटी करमजली कुलक्षणी, तू मेरे बेटे को खा गई और मैं तेरी सपोलन पर तरस खाऊं? मेरे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं। चली जा यहाँ से। कमला ने अपने मन की भड़ास निकालकर घर का दरवाजा बंद कर दिया और राधा रोते हुए अपनी बच्ची के साथ मायके आ गई। उसे सफेद साड़ी में देखकर गोमती को बहुत बड़ा धक्का लग जाता है। राधा, मेरी बच्ची, ये क्या हो गया? तुम्हारी राधा विधवा हो गई माँ। हरी नहीं रहे। माँ जी उनकी मौत का कारण मुझे मानती है, इसलिए उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। चुप हो जा मेरी बच्ची, तेरी माँ जिंदा है। उस दिन से दोनों विधवा माँ बेटी की किस्मत एक सी हो गई थी। समय बीतता गया। गरीबी के कारण गोमती लोगों के घर में जूठे बर्तन मांजती थी, तब जाकर कहीं उसके घर का चूल्हा जलता था। एक दिन जब गोमती काम पर गई थी, तभी राधा नमक और रोटी लेकर खाने बैठी थी कि तभी एक अधेड़ उम्र की बुढ़िया बैंगन से भरी टोकरी लेकर आती है। बेटी, बैंगन ले लो, 10 रुपए किलो है। माफ करना अम्मा, मगर मेरे पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं बेटी, पैसे के बदले में 2 रोटी खिला दे। बड़ी दूर से बैंगन बेच बेच कर आ रही हूँ। फिर राधा अपनी भूख मारकर अपने आगे रखी थाली को बूढ़ी अम्मा की ओर बढ़ा देती है। अम्मा, आप रोटी खाओ, मैं पानी लेकर आती हूँ। जैसे ही राधा रसोई से पानी लेकर वापस आती है तो बुढ़िया वहां से गायब हो जाती है, लेकिन बैंगन की टोकरी वहीं रखी होती है। शाम ढलने पर राधा टोकरी में से 2 बैंगन काटती है। मेरे और माँ के लिए इन 2 बैंगन की सब्जी काफी होगी। बाकी के बैंगन कल काम आ जाएंगे। राधा झटपट से बैंगन की सब्जी बना देती है। तभी गोमती घर में आती है और राधा विधवा माँ को बैंगन की सब्जी और रोटी परोसती है। अरे वाह राधा, बड़ी अच्छी सब्जी बनाई है तूने बैंगन की। मगर इस बैंगन की सब्जी में एक बड़ा ही अलग सा ही स्वाद है। गोमती जैसे जैसे बैंगन की सब्जी खाती है, उसी कटोरी में बैंगन की सब्जी बढ़ती ही जाती है। अरे ये कैसा जादू हो रहा है? ये बैंगन की सब्जी घटने की जगह बढ़ती जा रही है। कहीं ये जादुई बैंगन तो नहीं? गोमती के ऐसा कहते ही टोकरी में रखे बैंगन जुगनू के जैसे टिमटिमाने लगते हैं और जादुई बैंगन पर आंख नाक मुंह बन जाता है। डरो नहीं, दरअसल हम सभी जादुई बैंगन हैं जो बूढ़ी अम्मा के खेत से आए हैं। बूढ़ी अम्मा ने हमें यहाँ पर इसलिए दिया है ताकि हम तुम विधवा माँ बेटी की मदद कर सकें। तो क्या तुम हमें कुछ भी दे सकते हो? हाँ, अगर तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ठीक है। ऐ मेरे जादुई बैंगन, इसी वक्त हमारे इस टूटे फूटे घर को बड़े घर में बदल दो। राधा के इस ख्वाहिश पर जादुई बैंगन से सुनहरी रोशनी फूटकर पूरे घर को घेर लेती है और देखते ही देखते उन गरीब विधवा माँ बेटी का फूस का कच्चा घर बड़े ही आलीशान घर में बदल जाता है। अरे राधा बेटी, ये तो सच में हम गरीबों के घर जादुई बैंगन आए हैं। ऐ जादुई बैंगन, मुझे पैसे चाहिए ताकि मैं गरीब विधवा अपने खेत को खरीद सकूं। गरीब गोमती के इस इच्छा जताने पर जादुई बैंगन का रंग बदलकर सोने का हो जाता है। तभी उनके बीच से एक बैंगन बोल उठता है।
जाओ गोमती, इन सोने के बैंगनों को बेच दो। गोमती सोने के बैंगनों को सुनार के हाथों बेच देती है, जिसके बदले उसे बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं, जिससे वो अपने खेत को फिर से खरीद लेती है और एक बार फिर जादुई बैंगन से मदद मांगती है। ऐ मेरी जादुई बैंगन, क्या तुम मुझे थोड़े से बैंगन के बीज दे सकते हो ताकि मैं फिर से बैंगन की खेती कर सकूं? मगर तुम्हारी हर जरूरतों को पूरा करने के लिए जब हम जादुई बैंगन तुम्हारे पास हैं, तो फिर तुम खेती क्यों करना चाहती हो? क्योंकि मेहनत का फल अपने आप में अनोखा और मीठा होता है और आलस इंसान को ठूटे पेड़ की तरह बना देती है। सही कहा गोमती, तुम माँ बेटी बहुत ही परिश्रमी हो। मैं तुम्हें ये बैंगन के बीज देता हूँ और तुम्हारे शरीर को सामर्थ्य से भरता हूँ। जो बोता है वो पाएगा और अंत में उसी की आशा पूरी होगी। फिर गोमती और राधा जादुई बैंगन से मिले बीजों को खेती में बिखेर देती हैं, जिसके कुछ ही दिनों में उन गरीब विधवा माँ बेटी के खेत में बड़े बड़े बैंगन उगाते हैं। धीरे धीरे विधवा माँ बेटियों की जिंदगी गरीबी से बाहर आ जाती है। तभी एक दिन गोमती राधा से कहती है, राधा मेरी बेटी, अब हालात हमारे बस में है। मैं चाहती हूँ कि तू फिर से घर बसा ले। तेरे आगे पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। मैं नहीं चाहती तेरी जिंदगी सफेद साड़ी में सिमट कर रह जाए। मगर माँ, कौन सा परिवार मुझ विधवा को मेरी बच्ची के साथ अपनाएगा? बेटी, मैंने तेरे लिए कई सारे रिश्ते देखे हैं। उसमें से एक राजीव नाम का भला लड़का तेरी बेटी के साथ अपनाने के लिए तैयार है। बस तेरी मर्जी क्या है? माँ, जैसा आपको ठीक लगे आप कर दीजिए। राधा ने शादी के लिए हाँ कर दी, मगर उसका मन चिंताओं में कहीं न कहीं घुले जा रहा था। वो जादुई बैंगन के पास बैठकर आंसू बहा रही होती है। तभी जादुई बैंगन बोलता है, रो नहीं राधा, तुम यही सोच रही हो ना कि राजीव का परिवार तुम्हारी बेटी को ठुकरा न दे, तो बेफिक्र रहो, वो भले लोग हैं। इसके बाद गोमती के घर में शादी की शहनाइयां बजने लगती है और पूरे गांव के सामने उसकी शादी होती है। गोमती के सामने अपनी बेटी का घर बस जाने के बाद उसे इस बात की तसल्ली थी कि उसकी तरह उसकी बेटी राधा की जिंदगी सफेद साड़ी में सिमट कर ना रही। और उन गरीब विधवा माँ बेटी के जीवन में आया बदलाव जादुई बैंगन का कमाल था, जिनके उपकारों को गोमती और राधा ने अपने मन में आज भी याद रखा हुआ है। अब गोमती ने अपनी जिंदगी का मकसद जादुई बैंगन से गरीब लाचार लोगों की मदद करना बना लिया है, जो इंसानियत को बतलाता है। इसी तरह से उनका पूरा परिवार अब खुशी खुशी रहने लगता है। देखो पंडित जी, लड़कियां कैसी भी हों लेकिन अमीर होनी चाहिए। अरे अमीर होंगी तभी तो हमारे घर को आकर भरेंगी। ऐसी 2 लड़कियां तो हैं जो बहुत अमीर घराने से हैं। अगर आप चाहो तो मैं उनसे आपके दोनों बेटों के रिश्ते की बात करवा देता हूँ। पंडित जी, ये भी कोई पूछने वाली बात है? जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मेरे दोनों बेटों के रिश्ते की बात आगे बढ़ाओ। अरे काला गोरा क्या रखा है, लड़कियों के घर वाले पैसे वाले होने चाहिए। तभी वहाँ पर मनोहर आ जाता है और आकर अपनी पत्नी सुजाता से कहता है, अरे सुजाता, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? बिना ये जाने कि लड़कियां संस्कारी हैं या नहीं, तुम बस पैसा देखकर अपने बेटों की शादी कर दोगी? अजी आप तो चुप ही रहो। आपको तो बस बातें बनाना आता है। इस घर को कैसे चलाना है, किस तरह अपने बेटों की जिंदगी बनानी है, ये आप नहीं जानते बल्कि मैं जानती हूँ। पंडित जी, लड़कियां संस्कारी और सुंदर होनी चाहिए, जो घर गृहस्थी को संभाल सके, ऐसी नहीं जो सिर्फ पैसे वाली हो। अपने 5 बेटों की शादी के चलते मनोहर और सुजाता में आपस में ही बहस होने लगती है। तभी पंडित कहता है, अरे बहन जी रुक जाइए, जजमान आप भी जरा थम जाइए। मेरे पास आपकी परेशानी का एक समाधान है। अगर आप कहो तो मैं आपको समाधान दूं। पंडित जी, आप क्या मुझे और इसको कोई समाधान दोगे? आप तो खुद ही ऐसे रिश्ते लेकर आए हो। देखिए, मेरे पास कुछ ऐसे रिश्ते भी हैं जिसमें लड़कियां सुंदर भी हैं और संस्कारी भी हैं। पंडित तीनों फोटो निकालकर मनोहर को दिखाता है। लड़कियां बहुत समझदार हैं और संस्कारी भी हैं। अगर आप चाहो तो अपने बाकी के 3 बेटों की इन तीनों से शादी करवा सकते हो। एक तरफ आपकी पत्नी की भी हो जाएगी और एक तरफ आपकी भी। मनोहर इस बात को मान लेता है, जिसके बाद दोनों मियाँ बीवी मिलकर अपने 5 बेटों की एक साथ शादी करवा देते हैं। शादी के बाद सुजाता के घर उसकी 5 बहू आती हैं, जिनमें से 2 काली और 3 गोरी होती हैं। लेकिन सुजाता अपनी अमीर और काली बहुओं का स्वागत अच्छे से करती है। अरे बहू, आओ अंदर आओ, देखो जरा, एकदम चांद का टुकड़ा लग रही मेरी दोनों बहुएं। लेकिन मुझे तो कोयले का टुकड़ा लग रही है। आपने कुछ कहा क्या?
अरे भाग्यवान, मैं तुम्हें कुछ कह सकता हूँ क्या? मेरी इतनी हिम्मत। सुजाता मनोहर की बात सुनकर अपनी दोनों काली बहुओं की आरती उतारती है, लेकिन तभी उसकी दोनों काली बहुएं कहती हैं, ओह माय गॉड, कितनी गर्मी है, हे भगवान कोई एसी चला दो यार। हमें नहीं पता था कि हमारे पिता हमारी इतने गरीब लोगों में हमारी शादी कर देंगे जिनके घर पर एक एसी तक नहीं है। अभी फोन करती हूँ और पिताजी से कहती हूँ कि हम दोनों बहनों के लिए यहाँ पर एसी भिजवा दें। अरे अरे बहू, क्या हुआ? तुम तीनों परेशान क्यों हो रही हो? मैंने तुम दोनों के कमरों में एसी लगवा दिया है। फिर हमें यहाँ खड़ा क्यों करके रखा है? हमें हमारे कमरों में लेकर चलो, यहाँ तो गर्मी के चलते हमारी हालत ही बुरी हो गई है। सुजाता अपनी दोनों काली बहुओं को उनके कमरे में ले जाती है, जिसके बाद उसकी तीनों गोरी बहुएं वहीं खड़ी की खड़ी रह जाती हैं। अरे संजना, तुम्हारी तीनों बहुएं यहाँ खड़ी हैं। अब तुम्हारी माँ को इतनी अकल तो है नहीं कि अपनी सारी बहुओं का स्वागत अच्छे से करे। एक काम करो, तुम ही अपनी इन तीनों भाभियों का स्वागत करो। संजना उनका स्वागत करने के लिए बहुत खुश होती है। आप तीनों कितनी प्यारी हो, आ जाओ अंदर आ जाओ। संजना अपनी तीनों भाभियों की आरती उतरवाकर उन्हें अंदर बुला लेती है। गर्मी बहुत है, मैं आप तीनों के लिए ठंडा मंगवा देती हूँ। संजना वेटरों से कोल्ड ड्रिंक मंगवा देती है, जिसे पीकर वह तीनों संजना से कहती हैं, संजना तुम्हारा बहुत शुक्रिया, मेरा तो गला बहुत सूख गया था। वैसे भी बहुत प्यारी हो तुमने हमारा इतने अच्छे से स्वागत जो किया। तुमने पहली बार हमें पानी पिलाया है, इसका शगुन तो तुम्हें देना बनता है। वह तीनों बहनें अपने पास से 50 रुपए निकालती हैं और संजना को दे देती हैं। संजना, तुम्हारी भाभी बहुत गरीब है, इसलिए इसे मान समझ कर ही रख लो। भाभी जी, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। संजना ऐसा कहकर अपनी तीनों भाभियों को खाना खिलाने लगती है। तभी सुजाता अपनी दोनों काली बहू को कमरे में छोड़कर आने के बाद उन्हें खाना खाते हुए देख उनसे कहती है, हाँ हाँ, तोड़ो तोड़ो, मुफ्त की तोड़ने ही तो आई हो तुम इस घर में। दहेज में एक फूटी कौड़ी नहीं लाई हो और यहाँ बैठकर 56 भोग का आनंद उठा रही हो। ऐसा कहकर सुजाता अपनी दोनों काली बहुओं के लिए खाना थालियों में डालती है और उन्हें देने के लिए उनके कमरे में चली जाती है। अरे बहुओं, तुम्हारी सास का थोड़ा सा व्यवहार ही ऐसा है, तुम उसे गलत मत समझना। कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। समायरा, आराध्या और अंजलि तीनों खाना खाने के बाद अपने कमरे में जाकर सो जाती हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, वो तीनों सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम कर लेती हैं और अपनी पहली रसोई के चलते वो घर के सभी सदस्यों के लिए खाने में मीठा बनाती हैं। क्या बात है, इतनी स्वादिष्ट खीर तो मैंने कभी नहीं खाई। अरे भाई, तुम तीनों ने तो खाना भी बहुत अच्छा बनाया है। वैसे ये कॉफी भी बहुत स्वादिष्ट बनी है, तुम तीनों का शुक्रिया। वैसे हमारा लंच बनाया है या फिर हमें बाहर से खाना होगा? हमारे होते हुए आपको बाहर से क्यों खाना होगा? ये लीजिए, हमने आपके लिए लंच भी पैक कर दिया है, आराम से समय निकाल कर खाना खा लीजिएगा। तीनों खुशी खुशी अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। ये सब देखकर मनोहर बहुत खुश होता है। जैसा सुना था बिल्कुल वैसे ही हो तुम तीनों। अब इस घर को संभालने के लिए कम से कम तुम तीनों हो तो सही, वरना तुम्हारी सास तो तुम्हारी दोनों काली जिठानियों की तरह ही घमंडी बहू लेकर आ जाती, फिर तो इस घर का बेड़ा गर्क हो जाता। तभी सुजाता की दोनों काली बहू शॉर्ट्स कपड़े पहनकर खाने की टेबल पर आकर बैठ जाती हैं। तुम तीनों ने ये क्या पहना हुआ है? क्या तुम्हें मेरी उम्र का लिहाज भी नहीं आ रहा? ओहो डैडी जी, आप हमें ऐसे क्यों डांट रहे हो? हमारा जो दिल करेगा हम वही तो पहनेंगे। और फिर इन कपड़ों में बुराई ही क्या है? ये तो आजकल का फैशन है, फैशन। तभी वहाँ पर सुजाता आती है, जिसे देखकर सुजाता की तीनों गरीब बहुएं मन ही मन हंसने लगती हैं। हे भगवान, ये हमारी सास को क्या हो गया है? कल तक तो सब कुछ ठीक था, आज इन्होंने ये कैसे कपड़े पहने हैं? और ये जरा देखो तो कितना सारा मेकअप किया है और कपड़े पहनने का स्टाइल भी बहुत अलग है। कहीं इनको सुबह सुबह कोई मिर्गी तो नहीं आ गई? तो बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? बिल्कुल ऐसी लग रही हो जैसे चिड़ियाघर की कोई रंगीन बत्तख हमारे घर पर आ गई हो। मनोहर की बात सुनकर उसकी तीनों गोरी बहुएं हंसने लगती हैं। लगता है तुम्हारे दांत कुछ ज्यादा ही बाहर निकल रहे हैं, इन्हें संभाल कर रखो, कहीं मैं इन्हें प्लास से पकड़कर निकाल ना दूं। सुजाता के ऐसा कहते ही उसकी तीनों गरीब बहुएं शांत हो जाती हैं, जिसके बाद सुजाता अपनी अमीर बहुओं से कहती है, अरे बेब्स, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? चलो हमें पार्टी में जाना है ना। आज तुम अपनी सभी अमीर सहेलियों से मुझे मिलवाने वाली हो। हाँ चलो, वैसे भी इन लोगों ने कुछ खाने के लिए अच्छा तो बनाया ही नहीं है, बाहर किसी महंगे से रेस्टोरेंट में कुछ खा पी लेंगे। सुजाता अपनी अमीर बहुओं के साथ घूमने के लिए निकल जाती है। ऐसे ही पूरा दिन गुजर जाता है और रात के 10 बज जाते हैं।
जिसके चलते मनोहर सुजाता के आने का इंतजार कर रहा होता है। क्या हुआ पिताजी, अभी तक आप सोए नहीं हो? तुम्हारी सास और तुम्हारी दोनों जिठानी अभी तक घर नहीं लौटी हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है और उनकी फिक्र भी हो रही है। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप चिंता मत कीजिए। मैं और मेरी दोनों बहनें मिलकर उन्हें घर ले आएंगे। आप जाइए और दवाई खाकर अपने कमरे में आराम कीजिए। वह तीनों गोरी बहुएं मनोहर को कमरे में भेजने के बाद अपने कमरों में जाकर पुलिस की वर्दी पहन लेती हैं और तैयार होकर घर से निकल जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ सुजाता अपनी दोनों काली बिगड़ैल बहू के साथ पुलिस स्टेशन के एक लॉकर में बंद होती है। आखिर किस प्रकार सुजाता अपनी दोनों काली बहुओं के साथ पुलिस स्टेशन पहुंची और सुजाता की गरीब बहुएं पुलिस की वर्दी पहनकर कहां जा रही थी, ये देखने के लिए इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को जरूर देखिए।